नाउ दैट इज़ द सेकंड केस ऑफ लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। पहला केस बहुत सिंपल था जहाँ पर हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड द अपर एंड लोअर बॉन्ड। अब सेकंड केस को मैं कॉम्प्लिकेटेड केस क्यों कहता हूँ, इसके लिए एक एग्जांपल मैंने ली है। ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, जून 11 पेपर 22। इट सेज इन द डायग्राम द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर पिक्चर फ्रेम। ये एक पिक्चर फ्रेम दिखा रहा है आपको। आउटर रेक्टेंगल इज 32/20, ये आ गया। Inner rectangle is 26/14. All measurements are given correct to the nearest centimeter. ये आपका आ गया स्केल फैक्टर के लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लोअर बॉन्ड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द आउटर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है, वर्किंग फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस P, ऑलराइट, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। मेरे पास अगर 32 जो लेंथ है, ठीक है, 32 की बात कर रहे हैं, आउटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 32। अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं हमारे पास लेंथ 32 है, तो भाई इस लेंथ का अपर बॉन्ड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको स्केल फैक्टर दिया हुआ है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट का मतलब हो गया कि ये 1 की बात कर रहे हैं और हमने सीखा है कि 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5 आपका स्केल फैक्टर। ये स्केल फैक्टर जब हम ऐड करेंगे तो हमारा अपर बॉन्ड आ जाएगा 32.5, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 31.5, ऑलराइट। इसी तरह जो आपकी लेंथ है 20, उसका जो आपका अपर बॉन्ड आएगा दैट इज़ 20.5 आपने ऐड कर दिया, और लोअर आ जाएगा 19.5, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लोअर बॉन्ड पेरीमीटर का। लोअर बॉन्ड का मतलब ये है कि मैं ये दो लेंथ्स लूँगा, तो मेरा वर्किंग फॉर्मूला आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 31.5 प्लस 19.5, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली 102। अब ये वो सवाल नहीं जिसके मैंने लिए इसको कहा था कॉम्प्लिकेटेड केस। अब आएगा आपका पार्ट बी। ये कह रहा है कैलकुलेट द अपर बॉन्ड ऑफ द एरिया ऑफ द फ्रेम। एरिया ऑफ द फ्रेम कैसे आएगा, एरिया ऑफ द फ्रेम का मतलब ये है कि मुझे शेडेड एरिया निकालना है, ऑलराइट। अब शेडेड एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो पहला तो मैं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मेरे पास अपर बॉन्ड कैसे आएगा भाई, एरिया ऑफ आउटर बाहर वाला जो है माइनस एरिया ऑफ इनर, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ऑलराइट। अब ये आपका कॉम्प्लिकेटेड केस है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, मुझे सिर्फ एरिया ऑफ शेडेड नहीं चाहिए, मुझे इसका अपर बॉन्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपर बॉन्ड के लिए एक एरो लगा रहा हूँ, मुझे इसका अपर बॉन्ड चाहिए। अब अपर बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि मैं किसको माइनस करूँगा, मैं एरिया आउटर जो है, तो एरिया आउटर अपर लूँगा या लोअर लूँगा। मुझे अगर डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास एरिया आउटर होगा इसको मैं मैक्सिमम लूँगा, और जिसको मैं माइनस कर रहा हूँ इसको मिनिमम होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, लेट सपोज मैं कहूँ 7 - 6 और 7 - 4, इसका आंसर आएगा आपके पास 1 और इसका आंसर आपके पास आएगा 3। तो ऑब्जर्व करें कि जो नंबर आप माइनस कर रहे हैं, सही है ना, अगर वो नंबर आपका बड़ा है तो डिफरेंस आपका कम आएगा, और अगर वो नंबर आपका छोटा है तो डिफरेंस आपका ज़्यादा आएगा। तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस के लिए जो नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसको छोटा होना चाहिए। इसी अप्रोच के साथ मैं इनर वाला एरिया छोटा लूँगा ताकि मेरा जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा आए। ये इसका कॉन्सेप्ट था। वैल्यू प्लेस करते हैं। अब एरिया ऑफ आउटर, आउटर का मुझे चाहिए अपर बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 32 का अपर बॉन्ड लूँगा और मैं 20 का अपर बॉन्ड लूँगा, तो ये मेरे पास आएगा 32.5 मल्टीप्लाई बाय 20.5, ये मेरा एरिया ऑफ आउटर आ गया, माइनस एरिया ऑफ इनर। इनर का मतलब ये हुआ कि मैं इनर वाले का लोअर बॉन्ड लूँगा। 26 का जो लोअर बॉन्ड आएगा दैट इज़ 25.5, और 14 का जो लोअर बॉन्ड आएगा दैट इज़ 13.5। ये मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, और जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर आया 322। ये मेरा आंसर है। तो कॉम्प्लिकेटेड केस कहने की वजह इसको ये थी कि आपको यहाँ पर जज करना पड़ेगा कि किसका अपर आएगा और किसका लोअर आएगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। मान लीजिए कि मुझे कहा जाता कैलकुलेट द लोअर बॉन्ड, तो लोअर के लिए मैं क्या करता, मैं आउटर का लोअर बॉन्ड लेता और इनर का अपर बॉन्ड लेगा, क्योंकि जितना नंबर मेरा जिसको मैं माइनस कर रहा हूँ, जितना वो नंबर बड़ा होता रहेगा मेरा आंसर छोटा आता रहेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है।